दारू वाले ने बैठे हुए हैं, उनको भी जाता है। आज सर्वप्रथम मुझे 1857 में जो अपनी स्वतंत्र लड़ाई शुरू हुई, तब से 1947 तक जिन जिन लोगों ने इस देश को बड़ा करने में अपना हाथ लगाया है, उन सब का स्मरण मैं सर्वप्रथम करता हूँ। 1947 के बाद भी आज तक जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में अपना हाथ बटाया है, प्रिंस बिस्मार्क के तरीके से अपने देश का आगे का विभाजन जिन्होंने रोका है, ऐसे महान हस्तियों की वजह से ही आज हम इस स्थान पर खड़े हुए हैं। उनका स्मरण भी मैं करता हूँ। इस 50 वर्ष के दरमियान हमने बहुत तरीके से संघर्ष झेले हैं, 4 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जय और पराजय दोनों का अनुभव किया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ गंवाया है, लेकिन जो हमारा अनुभव है वो आगे हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। हमारी 8 पंचवार्षिक योजना के दरमियान हमने बहुत प्रगति की है। खास करके 1990-91 में हमारे देश की हालत जो खस्ता हो गई थी, उस हालत को इस 5 वर्षों के प्रोग्राम में बहुत कुछ सुधारा है। अपने को ऐसा लगता है, पेपर पे फिगर देखकर तो जरूर लगता है, लेकिन यदि हम ध्यान से सोचें तो क्या सचमुच हमारी प्रगति हुई है? आज हम जिस प्रकार का जीवन व्यापित कर रहे हैं वो किसके बदौलत है? मैं तो अपने व्यक्तिगत रूप से ये सोचता हूँ कि तरह तरह का कर्जा लेके आज हम मस्ती और मौज कर रहे हैं। इसी प्रकार की मस्ती मौज से मुझे डर लग रहा है। आज इस समय मुझे विंस्टन चर्चिल की भी याद आती है। घमासान लड़ाई में, सिद्धांतों की लड़ाई में हिटलर के साथ जब उन्होंने लड़ाई की थी, तब मुझे याद है कि उन्होंने नवजात शिशुओं को लेकर के 5, 7, 8 साल के बच्चों को इस घमासान लड़ाई के दरमियान शिप में बिठा के अमेरिका भेजा था। काय के लिए? माता पिताओं ने बहुत उसके ऊपर रोष प्रकट किया कि आप क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों को हमसे उड़वा रहे हैं। तो चर्चिल ने उनको जवाब दिया था कि आज हमारी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है, हम लड़ाई किसके लिए कर रहे हैं? हम इस भावी पीढ़ी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जो हमारे देश का भविष्य इनके हाथ में रहेगा और उसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। उसको देखते हुए आज मैं जब अपने देश की ओर सोचता हूँ, तो आज हमारे जो कदम चल रहे हैं, यदि ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म इसमें नहीं आई, हमने इसको कंट्रोल नहीं किया, अनावश्यक खर्च नहीं कम किया, तो हम अपने आगे के पीढ़ियों को एक दिवालिया तरीके का गिफ्ट प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे डर है। ऐसी बात नहीं है कि आज हमारे देश में प्रगति नहीं हुई है। अनाज का उत्पादन बढ़ा है, सीमेंट, स्टील, कोयला जो प्रमुख वस्तुएं हैं, उसका उत्पादन बढ़ा है। आज देश में दूध का उत्पादन तो शायद इतना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध हमारे भारतवर्ष में होता है। लेकिन इतना होने के बाद भी यदि हम लोक संख्या की तरफ देखें और प्रति आदमी को इसका कितना भाव, कितना प्रमाण खर्च करने को मिलता है, यदि हम सोचें तो शायद वर्ल्ड में हमारा नंबर सबसे नीचा होगा। और इसके प्रमुख कारण क्या है? ऐसी स्थिति क्यों होती है? हमारे छुटपन में हम देखते थे कि बारिश अच्छी हुई, पैदावार अच्छी हुई तो भाव उतरते थे, जब पैदावार कम हुई तो भाव बढ़ते थे। लेकिन आज क्या देखने को मिलता है? आज 1 लीटर दूध के लिए जब मैं 18 रुपया खरीद देता हूँ तो मेरा मन इतना दुखी होता है। ये क्यों हो रहा है? इतनी पैदावार होने के बाद भी हमको इस परिस्थिति का क्यों सामना करना पड़ रहा है? इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन मेरी समझ में 2 या 3 कारण इसमें प्रमुख है, जिस पर हमें विचार करना होगा राष्ट्र के नाते से। एक तो यह है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। जब तक हम पूरे ढंग से, निष्ठा से काम नहीं करेंगे, तब तक हम जितना भी प्रोडक्शन करें उसकी कॉस्ट कम नहीं होगी, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी नहीं। और जब तक क्वालिटी बढ़ती नहीं है, कॉस्ट कम होती नहीं है, तब तक एक्सपोर्ट का सोचना मेरे ख्याल में खास महत्वपूर्ण नहीं रहता। आज हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, 25% एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन देश की तुलना में हमारा एक्सपोर्ट है क्या? 1%, 1.5% भी उतना एक्सपोर्ट हमारा नहीं है। और यदि वो हमको बढ़ाना होगा तो हमें काम करना होगा। आज भाइयों, 365 दिन के साल में हमारा 180 दिन छुट्टियों में बीतता है, और जो कुछ टाइम हमारे काम करने के लिए बचता है उसमें भी हम पूरा काम नहीं करते। तो आज के समय मैं पर्सनली तो ये प्रतिज्ञा करना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है,
अपना टाइम अच्छे काम के लिए, प्रोडक्टिव काम के लिए मैं करूं। और मेरा ये ख्याल है कि यदि भारतवर्ष का हर एक आदमी अपने अपने क्षेत्र में, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे खेती में हो, किधर भी हो, यदि इस दिशा में कार्य करेगा तो भगवान की दया से हमारे देश में इतने रिसोर्सेज आज भी मौजूद हैं कि हम हमारा देश दुनिया के अच्छे बड़े देशों में जल्द ही ला पाएंगे। यदि नहीं किया तो नतीजा क्या होगा, ये सोचना भी बड़ा मुश्किल लगता है। दूसरा एक सवाल यह है कि हमें समय की कोई कीमत नहीं। आज हमारे पास बहुत समय है, हम बर्बाद कर रहे हैं समय को। इस जमाने इसके लिए मेरे को एक किस्सा याद आता है। अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक व्यक्ति हो गया, बहुत ही बड़ा स्टेट्समैन था, साइंटिस्ट था। उसकी एक छोटी पुस्तक की दुकान थी। एक व्यक्ति वहाँ पुस्तक खरीदने को गया, सेल्समैन वहाँ था, उसने पूछा भाई इसकी कीमत क्या है? वो बोला $1। बोला $1 कुछ कम तो करो। बोले आप हमारे मालिक को पूछो। तो कहाँ है बेंजामिन फ्रैंकलिन? अंदर था। उसको बुलाया गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन बाहर आया, उसको उसने पूछा भाई ये किताब की कीमत क्या है? बोला $1। अरे आपका सेल्समैन बोलता है $1, मैं कम करने की बात कर रहा हूँ, आप तो $1 बोल रहे हैं। तो बोले नहीं यही कीमत है। फिर बोला कुछ कम करो। अच्छा मुझे किताब दो। तो वो बोला अभी इसकी कीमत $2 है। उसने कहा ये क्यों? तो बोले आपने जो समय मेरा बर्बाद किया है उस समय की ये कीमत है। तो समय की कीमत हमको जानना चाहिए। टाइम इज द फोर्थ डायमेंशन नाउ। जो भी आज के साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं वर्ल्ड में, इसको फोर्थ डायमेंशन करके मानते हैं। और यदि इसका महत्व हमने नहीं समझा, आज के अपनी सोसाइटी की बात देखिए। 1988 से हमारा मेजर रिपेयर्स का काम चालू हुआ। 51 रुपीज पर स्क्वायर फुट हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर था। आज हमारा एक्सपेंडिचर 72 रुपीज पर स्क्वायर फुट हुआ, शायद और भी बढ़ सकता है। इसका कारण क्या है? हमारे पास फॉर्चुनेटली कंप्यूटर एक्सपर्ट मिस्टर जैन ऐसे आदमी हमारे सेक्रेटरी बने हैं। बहुत कुछ काम उन्होंने अच्छा किया है। मैं उनसे विनती करूंगा कि इस जो इंक्रीज हुआ है या होगा उसका आप विश्लेषण करें, कंप्यूटर पे विश्लेषण करें और हमें बताएं कि इसका टाइम बढ़ने से इसका कितना नुकसान हुआ है और कॉस्ट बढ़ने से कितना नुकसान हुआ। ये कॉस्ट ओवररन, टाइम ओवररन, ये एक बहुत भारी पॉइजन है। और यदि हम इसको नहीं निकालेंगे, समय का महत्व नहीं समझेंगे, तो दिन पे दिन हमारी प्रगति और पीछे हटेगी। मुझे इसका बहुत डर है। अभी ये सब कहने के बाद मैं अपने सोसाइटी के बारे में बोलता हूँ। 2 शब्द बोलूँगा, आप लोगों का टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता। मुझे अनुरोध किया गया है, इसके लिए मैंने इस प्रसंग पे ना बोलना उचित नहीं समझा, इसके लिए आपका टाइम ले रहा हूँ। अपनी सोसाइटी क्या है? बहुत से सभ्यों को मिलाकर एक गुट बनाया। ये इस प्रकार के अनेक गुट बन के ही समाज बनता है, राष्ट्र बनता है। और जो राष्ट्र के लिए जो चीज़ मैंने अभी बताई आवश्यक है, वो चीज़ अधिक ज़्यादा मात्रा में हमारे सोसाइटी के लिए भी है। हमारे सोसाइटी में गए 27-28 साल में बहुत से मतभेदों के मुद्दे आए, बहुत सा संघर्ष हुआ। संघर्ष होना चाहिए। संघर्ष एक जीवन का बिल्कुल बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट भाग है। यदि संघर्ष न हो तो हमारा समाज, हमारा जीवन एक बर्फ के पत्थर माफिक ठंडा हो जाएगा। यदि इसमें जागृति लानी है तो इस प्रकार का संघर्ष आवश्यक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके हम कोई सीमा न बांधे। संघर्ष होना चाहिए, आपसे मतभेद होना चाहिए। मैं तो कहूँगा हमारी जनरल बॉडी मीटिंग में सब मेंबर्स को एक रूम में बिठा दो, बाहर से ताला लगा दो और उनको बोलो कि जब तक आप कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होए उसको सॉल्व करके कोई सोल्यूशन नहीं लाए तब तक ये दरवाजा खुलेगा नहीं। और मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि यदि खाने पीने को नहीं मिले और इस प्रकार बैठना पड़े तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं होगी, उसका हल नहीं निकलेगा। तो भाइयों, ये बहुत जरूरी है कि संघर्ष होवे, लेकिन आपके आपस के जो मतभेद हैं उन मतभेदों को सीमित रखें। कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म अपने आप को रखें और ये सब अपना सेल्फ डिसिप्लिन से आएगी, इसको ये बाहर से नहीं आ सकता। दूसरी चीज़, मैं इस बात का बहुत ही कट्टर विरोधक हूँ कि हमारे घर के मामले, हमारे घर के अंदर के झगड़े हम बाहर ले जाते हैं। पति पत्नी और वो इस नाम का एक पिक्चर है। जब पति पत्नी का मामले में वो आ जाता है तो उसमें झगड़ा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। वो हमारा निपटारा नहीं कर सकता। हमारे घर की समस्या हम ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हम ही उसका निपटारा कर सकते हैं। हमारे भीतर जो ईगो प्रॉब्लम है, अहम की जो भावना है, यदि वो भावना हम कम करें और इस प्रकार सहयोग की भावना बढ़ाएं तो मुझे इसमें कोई शंका नहीं
कि यहाँ की कोई भी समस्या ऐसी नहीं कि जिसके लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े, जिसके लिए हमें पुलिस में जाना पड़े, जिससे और किसी पार्टी के पास या किसी व्यक्ति के पास जाना पड़े। तो ये बहुत मेरी समझ से बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझें। एक किस्सा मेरे को और भी याद आता है। 2 अमेरिकन थे, एक वकील बना और एक प्रोफेशन में गया। एक गांव में रहते थे, प्रोफेशन वाला आदमी दूसरे गांव चला गया। पहले 2-3 साल में वो वकील की हालत बहुत खराब थी, कुछ पैसा नहीं था मिलता था। 2-3 साल के बाद जब ये शहर का आदमी, प्रोफेशनल आदमी उसके गांव में गया तो उसने देखा ये वकील एकदम बहुत बड़ा बन गया। उसके बाद 2-2 कार आ गई, बहुत बड़ा मैंशन बन गया। उसने पूछा भाई कैसा, क्या हो गया, क्या मिरेकल हो गया, क्या जादू हो गई? तो बोला इसका रीजन दूसरा कुछ नहीं है, एक और वकील इस गांव में आ गया। जब तक वो नहीं था तब तक मेरी कुछ चलती नहीं थी। अभी वो आने के बाद हम दोनों वकील हम प्रॉस्परस हो गए। उसका भी चलता है, मेरा भी चलता है, दोनों की प्रगति हुई। लेकिन नुकसान किसका हुआ? उस गांव के रहने वाले नागरिकों का। तो हमको ये समझना चाहिए कि बाहर हम किसी चीज़ के लिए जाते हैं, उसके पहले हमको सोचना चाहिए कि ये कदम अच्छा है या बुरा है। ये मेरा आपसे कहना है। अभी थर्ड इम्पोर्टेंट और लास्ट चीज़ में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। आज का ज़माना ऐसा है, तो मुझे तो लगता है, मैंने कहीं पढ़ा भी है कि नेशनल अवार्ड देने के लिए मोस्ट करप्ट पर्सन, मोस्ट पावर हंग्री पर्सन, मोस्ट एफिशिएंट लायर, इस तरीके से अवार्ड देने की टाइम आज आ गई है। ऐसी हालत में जब एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर कुछ अतिक्रमण करता है, लोकशाही में ये मानना चाहिए कि मेरा अधिकार है, दूसरे का भी अधिकार है, लेकिन वही नहीं मानते हुए मैं जब दूसरे का अधिकार का अतिक्रमण करता हूँ तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल्स में ऐसा बहुत से बार होता है, उसको अपन संभाल नहीं पाते। पर जब एक बड़ी संस्था, खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसकी जिम्मेदारी क्या है, समाज प्रबोधन करना जिसकी जिम्मेदारी है, समाज को ठीक रास्ते पे चलाना जिसकी जिम्मेदारी है, ऐसी बड़ी संस्था जब एक छोटी संस्था के ऊपर इस प्रकार का अतिक्रमण करती है, अन्याय करता है और उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको एक तो संभाल लेना चाहिए, जो करते हैं करने दो भाई, क्या करें, वो बड़े आदमी, हम क्या करें। दूसरी बात यह है कि उसका प्रतिकार करना चाहिए। और मुझे आज बहुत संतोष है कि हमारे नेतागण, हमारे सोसाइटी के नेतागण, हमारे कमेटी के नेतागण जनरल बॉडी का सम्मति लेके बहुत ही समझदारी से इस प्रश्न का समाधान लाने का उन्होंने अथाक प्रयत्न किया है। मैं व्यक्तिगत और सोसाइटी की तरफ से उनका बहुत आभारी हूँ। और इस बात का भी मुझे गर्व है कि इस पर्टिकुलर मामले में समाज में काम करने वाले स्वयंभावी से संस्था जो है, उन लोगों ने, उनका कोई भी इससे संबंध नहीं था, लेकिन जब ये बात उनके सामने आई, जब उन्होंने देखा कि इस चीज़ में अन्याय हो रहा है, तब किसी चीज़ की अपेक्षा न करते हुए उन्होंने सहयोग करने का आश्वासन दिया। इतना ही नहीं तो अपनी पर्सनल जोखिम उठा करके उन लोगों ने हमको सहकार दिया। आज उन्हीं की बदौलत आज हम इस दशा में हैं कि इस पर्टिकुलर अटैक का हम पूरी तरह से जवाब दे पाए। मैं अपनी तरफ से, अपने सोसाइटी की तरफ से इन महानुभावों का आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ और इस प्रकार का काम आगे भी को करते रहें। भगवान उन्हें इसकी प्रेरणा दे और शक्ति दे, ऐसा मैं जानता हूँ। क्योंकि जब तक ऐसे समाज में लोग नहीं रहेंगे तब तक ये समाज दिन पे दिन नीचे, डाउन द हिल जाने की बहुत भारी संभावना है। आप सब लोगों की शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और फिर से मैं कहूँगा कि आप लोगों को भगवान अधिक से अधिक शक्ति इस दिशा में जाने के लिए व्यक्तिगत रूप से और आपकी संस्था के रूप से भगवान शक्ति प्रदान करें। मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ, इससे ज़्यादा मुझे इस बात में कितना भी बोल सकता है, लेकिन टाइम की पाबंदी है। जैन साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं जानता नहीं कितना टाइम मुझे लगेगा, लेकिन उन्होंने उदारता से मुझे बोलने की इजाज़त दी। उसके लिए आप सबका मैं आभारी हूँ। अपने अतिथियों का फिर से एक बार आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गौतम नगर सोसाइटी।